आज हम एलिज़ाबेथन ग्रीक ड्रामा में पढ़ेंगे सोफोक्लिस, जो तीन प्लेराइट्स हैं आपके कोर्स में शामिल। वो हैं सोफोक्लिस जो कि ग्रीक प्लेराइट हैं। दूसरे हैं शेक्सपियर जिनके दो ड्रामाज हम पढ़ेंगे, हैमलेट और विंटर्स टेल। और तीसरे हैं क्रिस्टोफर मार्लो जो कि जिनका एक बड़ा मशहूर ड्रामा है डॉक्टर फास्टस, वो हम पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सोफोक्लिस से, जिन्हें मास्टर कहा जाता है ग्रीक ट्रेजेडी का। इसमें हम क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन सोफोक्लिस का, उनकी लाइफ और पब्लिक करियर, उनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे ड्रामा में, उनके जो 7 सर्वाइविंग प्लेज हैं उनको देखेंगे, जो उनके थीबन प्लेज हैं उन पर ज़रा क्लोज़र लुक करेंगे, उनकी थीम्स देखेंगे, उनकी लेगेसी, और फिर रिवीजन जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। क्यों पढ़ें सोफोक्लिस को? ग्रेट एंशियंट ग्रीक जो ट्रेजेडियंस हैं, जितने ग्रीक के जो अजीम ट्रेजेडी राइटर्स हैं उनमें वो तीन हैं, सोफोक्लिस, एस्काइलस और यूरिपिडीज। तो उनमें से ये एक हैं। तकरीबन 50 साल तक एथेंस में ये सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड प्ले राइट रहे हैं। और जो ड्रामेटिक कंपटीशन जो हमने देखा था इंट्रोडक्शन में, हुआ करते थे एथेंस में, थेबिस में, उनमें जो 30 कंपटीशंस थे उसमें से 24 जो हैं वो सोफोक्लिस ने जीते हैं और कभी सेकंड से नीचे नहीं आए। जो इवन जो बाकी 6 हैं उनमें भी वो सेकंड आए थे, थर्ड या फोर्थ नहीं आए। उनके जो प्लेज हैं वो ग्रीक ट्रेजिक आर्ट का पिनाकल, जो पीक है उस वो समझी जाती है। इवन जो एरिस्टोटल है, जो अरस्तु है, जिसने ट्रेजेडी पे अपनी बुक लिखी पोइटिका, जिसमें उन्होंने रूल्स लिखे, उन्होंने ईडिपस रेक्स जो सोफोक्लिस का आपके सिलेबस में इंक्लूड है उसे परफेक्ट मॉडल करार दिया ट्रेजेडी का। इनकी लाइफ, चौसर की लाइफ में हमने देखा है, क्लासिकल पोइट्री में या किसी की भी लाइफ में हम देखते हैं कि उन लोगों की लाइफ हिस्ट्री आसान होती है जिनकी पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हो। तो बाकी के जो एंशियंट ऑथर्स हैं उनका हमें बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सोफोक्लिस भी बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक ही वाज बॉर्न शायद 497 या 496 कबल मसीह में। अंदाज़ा लगा लें कि अब से तकरीबन 2500 साल पहले पैदा हुए थे। तो उनकी लाइफ में जितनी चीज़ें हमें पता हैं वो ही पता होना बड़ी बात है, क्योंकि वो एथेंस में एक एक्टिव पब्लिक फिगर थे। कॉलोनस में पैदा हुए जो कि एथेंस के नज़दीक एक गांव था, और उनके जो वालिद हैं वो सोफिलस थे, और वो एक आर्म्स मैन्युफैक्चरर, हथियार बनाते थे। और उन्होंने फ़र्स्ट क्लास एजुकेशन हासिल की। जो 16 साल की उम्र में जो विक्ट्री हिम है उसको पेन, जो कि ट्रिड्स किस्म का होता था, उसको लीड करने के लिए सिलेक्ट हुए, जिसमें जो सलामी की बैटल ऑफ सलामी थी उसमें जो ग्रीक फतह को याद करने के लिए उन्होंने एक तराना सा बनाया था, उस तराने को लीड करने के लिए ये सिलेक्ट हुए थे। पहली विक्ट्री जो उनकी बनी वो 28 साल की उम्र में उन्होंने जो उस वक़्त बड़े मशहूर और बड़े मारूफ और जो उनके उस्ताद थे किस्म के, स्काइलस, उनको ड्रामा फेस्टिवल में शिकस्त दी। 28 इज़ वेरी यंग एज। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो सिर्फ प्ले राइट नहीं थे बल्कि एक पब्लिक सर्वेंट थे, और वो एथेनियन डेमोक्रेसी में उनकी बहुत नाम था। जैसे हेलेनोटोमियाज, जो ट्रेजरर ख़जानची का होता है, वो उन्हें 443 से 42 तक मिला, जिसमें उन्होंने एथेनियन एम्पायर का ख़जाना मैनेज किया। उसके बाद स्ट्रेटेगोस जनरल रहे, जो 10 जनरल जो कि बड़े मशहूर पेरिसलिस के थे। सैमियन वॉर के दौरान वो रहे 441 में। प्रोबुलस जो कमिश्नर का होता है, जो एथेन को गाइड करता है, जो सिसिलियन मुहिम थी उसके बाद जो तबाही आई, जो क्राइसिस आया एथेंस में, उसमें गाइड करने के लिए जो कमिश्नर बने 413 बीसी में। डेथ उनकी कब हुई? तकरीबन 406 या 5 बीसी में, तक 90 या 91 साल की उम्र में। उनके बारे में एक लेजेंडरी एनेक्डोट है कि उनके एक बेटे ने उनको इनकम्पिटेंट डिक्लेयर करने की कोशिश की थी, और उन्होंने इसको कोर्ट में, जब उनके बेटे ने, जब वो 91 साल के, ये बहुत बूढ़े हो गए थे, उनके बेटे ने कहा कि ये अब कोई काम करने के काबिल नहीं है और अब ये फ़ैसला नहीं ले सकते। तो जब उन्होंने उसके ख़िलाफ़ अदालत में, कोर्ट में रिट की, तो उन्होंने जाकर अपने इडिपस एट कॉलोनस के जो लेटेस्ट प्ले था वो जाकर सुनाया, और वो
उनके हक़ में फ़ैसला हो गया कि ये इनकी दिमागी सलाहियत जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये भी इतने बूढ़े नहीं हुए। फाइनल रेस्टिंग प्लेस क्या है? डिसिलिया में एक रोड जाती है, वहाँ पे एक फैमिली टूम है, वहाँ पे वो दफन है और उनके ऑनर में वहाँ एक स्टैचू भी नस्ब है। उनके मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या थे ड्रामा में, इनोवेशन क्या की थी उन्होंने, जो उनकी ईजाद है, उन्होंने बेसिकली प्ले राइटिंग के आर्ट को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया था। पहली बात हमने देखा कि ग्रीक में कम एक्टर्स होते थे, 2 एक्टर्स पे होते थे मोस्टली, जो कि सारे के सारे डीलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पहली बार थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था, और ताकि जो ऑन स्टेज इंटरेक्शन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, उसमें मदद मिले। पहले ये होता था कि 2 ही लोग होते थे, एक बोल रहा होता था, दूसरा रिस्पॉन्ड करता था, और वो कोई भी कैरेक्टर है उसमें एक बोल रहा है और दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन उन्होंने थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया। कोरस का साइज़ भी बढ़ा दिया, पहले 12 लोग होते थे, फिर उन्होंने 15 लोग कर दिए। जो कनेक्टेड ट्रायलॉजी एक थी। ट्रायलॉजी क्या होता था कि 3 किस्तों पर एक प्ले लिखा जाता था, जिसकी पहली किस्त होती थी, दूसरी किस्त होती थी, तीसरी किस्त होती थी, और वो आपस में कनेक्टेड होते थे। यानी एक किस्त दूसरी किस्त पे डिपेंडेंट है, दूसरी किस्त तीसरी किस्त पे डिपेंडेंट है। जैसे आप ड्रामा सीरियल देखते हैं जिनकी किस्तें आपस में कनेक्टेड होती हैं। लेकिन सोफोक्लिस ने पहली बार क्या किया कि उन्होंने ट्रेजेडी को एक कंप्लीट सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है। यानी अगर आप इडिपस रेक्स को देखेंगे तो आपको इडिपस रेक्स ड्रामा ख़त्म होने के बाद ये फ़ील नहीं होगा कि इसमें मज़ीद किसी चीज़ की गुंजाइश या ज़रूरत है, और वो अपने ही, जबकि इसके बावजूद जो इसके बाकी के 2 पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड हैं, और वो एक सिंगल प्लॉट पे फोकस करते हैं। उन्होंने सीन पेंटिंग इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें उन्होंने इलेबरेट बैकड्रॉप्स, जिसमें वो बड़े बड़े पर्दे जो हैं वो बनाते थे ताकि एटमॉस्फेयर सेट हो जाए। उसके अलावा उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट डीपन कर दी, उसमें कम्प्लेक्स हीरोइक इंडिविजुअल्स बनाए जो कि डिफ़िकल्ट चॉइसेस लेते थे, और वो प्योरली गुड, प्योरली ईवल, प्योरली हीरोइक, प्योरली बुज़दिल नहीं होते थे, बल्कि उसमें कम्प्लेक्सिटी होती थी। उनके जो सर्वाइविंग प्लेज हैं, अगर आप उनका ओवर व्यू देखें तो 120 प्लेज हैं उन्होंने लिखे सोफोक्लिस ने, लेकिन जो हम तक पहुँचे हैं वो सिर्फ 7 हैं, और वो जो हैं वो उनकी इंटायरिटी में सेव हुए हैं, जो पूरे के पूरे हमारे पास सेव हैं। तो वो हम देखेंगे तो जो पहला प्ले है उनका वो एजेक्स है, जो उन्होंने 440 के BC के अराउंड लिखा था, और एक ग्रेट वॉरियर थे एजेक्स जिनको डिसऑनर किया गया और वो अपनी स्वॉर्ड पे गिर पड़े। ये प्ले डिबेट करता है कि वो जो एजेक्स जो बाद में जो पहले बहुत उनको सेलिब्रेट किया जाता था और बाद में फॉल आया और उनको डिसऑनर कर दिया जाए, क्या उनको एक ऑनरेबल बरियल देना चाहिए था या नहीं। एंटिगनी जो है 441 में BC में लिखा गया। एंटिगनी जो है वो इडिपस की बेटी है, और इडिपस की नेक्स्ट जनरेशन पर ये सारा प्ले है, लेकिन ये सबसे पहले लिखा गया था। ये किंग क्रियॉन का जो डिक्री है कि उनका ट्रेटरस जो ब्रदर है, जो एंटिगनी का भाई है, वो एक गद्दार था, और किंग क्रियॉन ने ये हुक्म दिया था कि उसे दफनाया ना जाए, क्योंकि ग्रीक जो कल्चर था उसमें ये किसी दुश्मन को है जो वो ह्यूमिलेट करने का ये तरीका था कि उसे दफनाया ना जाए, उसकी लाश जो है वो वीराने में पड़ी रहे। लेकिन उसने क्या किया कि अपने जो गद्दार भाई है उसको दफनाया, जिसकी वजह से जो स्टेट लॉ और डिवाइन लॉ, क्योंकि उन्हें ये मॉरली ठीक नहीं लगा कि एक लाश जो है वैसे पड़ी हुई है, तो स्टेट लॉ और डिवाइन लॉ के दरमियान एक क्लैश दिखाया गया है। उसके बाद उन्होंने लिखा वुमन ऑफ ट्रेकिस, जो कि 430 BC के अराउंड था, जिसमें डिनेरिया जो है वो अपने हस्बैंड को, हेरेक्लिस को, एक लव चार्म के थ्रू पॉइजन कर देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इडिपस रेक्स जो है वो सबसे फेमस ग्रीक ट्रेजेडी है, जिसमें इडिपस को ये पता चलता है कि उसने अपने फादर को मार दिया है और अपनी मदर से शादी कर ली है। इलेक्ट्रा जो है वो अराउंड 410 BC में लिखा गया, जिसमें इलेक्ट्रा जो है वो अपने ब्रदर ओरेस्टिस को का वेट करती है ताकि वो अपने फादर के मर्डर का बदला जो है अपनी माँ क्लिटेमनेस्ट्रा से ले सके। तो उसकी माँ जो क्लिटेमनेस्ट्रा है उसने एगमेम्नन जो इलेक्ट्रा और ओरेस्टिस का बाप है उसको कत्ल कर दिया है, तो वो अब अपने भाई का वेट करती है और उस पर ये प्ले। इसके बाद फिलोस्ट्रेटेस है, जिसमें एक अबेंडेंट
आर्चर है, फिलिस्टीज वो ट्रोजन वार जीतने का अहद करता है और उससे एक मॉरल क्राइसिस होता है। उसके बाद जो उनका ड्रामा सबसे आखिरी था वो था इडिपस एट कलनस। वो पब्लिश जो है वो पोस्ट ह्यूमसली हुआ, यानी उनके मरने के बाद, जिसमें ब्लाइंड और एजेड जो इडिपस हैं, जो काफ़ी सालों के बाद एग्ज़ाइल के पीस उन्हें मिलता है और उनकी एक मिस्टिकल डेथ होती है कॉलोनस में। तो ये जो प्लेज हैं ये उनके अभी तक सारे के सारे सर्वाइव करते हैं। इसमें जो 3 प्लेज हैं इसको हम थीबन प्लेज कहते हैं, वो एंटिगनी है, क्योंकि थीबीज जो एक शहर है ग्रीस का उसमें ये सेट है। एंटिगनी, इडिपस रेक्स और इडिपस एंड कॉलनस। अगर हम तरतीब के हिसाब से देखें तो पहले इडिपस रेक्स है, फिर एंटिगनी है और फिर इडिपस एट कॉलनस है, लेकिन लिखने के हिसाब से जो सोफोक्लीज हैं उन्होंने पहले एंटिगनी लिखा, फिर इडिपस रेक्स लिखा और फिर इडिपस एट कॉलनस लिखा। ये सारे जो है थेबिस की रॉयल फैमिली की जो बुरी किस्मत है उसकी स्टोरी सुनाते हैं। और ये याद रखना है आपने कि इनको एज ट्रायलॉजी नहीं लिखा गया था, इनको अलग अलग यूनिट्स के तौर पर लिखा गया था, लेकिन फिर भी ये इंटरकनेक्टेड हैं और ये तकरीबन 40 साल के दौर में बिल्कुल बड़े फासले से लिखे गए हैं और उनमें इनकन्सिस्टेंसीज हैं प्लॉट और करेक्टर्स में, तो इसलिए आप उनको सिंगल यूनिफाइड वर्क के तौर पर नहीं देख सकते। मास्टरपीस उसमें कौन सा है? इडिपस रेक्स। और इसमें ये मास्टरपीस क्यों है? क्योंकि इसमें ड्रामेटिक आयरनी की इंतहा है। आप देखेंगे जब आप ये ड्रामा पढ़ेंगे कि एक वक्त आता है जब आप सारी ऑडियंस को पता है कि क्या हो रहा है, आपको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इडिपस को नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो ये एक परफेक्ट मॉडल है प्लॉट कंस्ट्रक्शन का, एरिस्टोटल के व्यू के मुताबिक, अरस्तू के व्यू के मुताबिक। जो इन्वेस्टिगेशन प्लॉट जो है वो ट्रेजिडी को फॉरवर्ड मूव करता है, यानी ट्रेजिडी खुद ब खुद एक्सपैंड होती है, उसको खींचना नहीं पड़ता, उसको लेके नहीं आना पड़ता। जब आप ये प्ले पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से सोफोक्लिस ने इस प्ले को बुना है। इसके की सीन क्या हैं कि इडिपस कर्स करता है लाइस के मर्डर को, और वो अहद करता है कि वो लाइस के मर्डर से उसका बदला लेगा, और बाद में उसे पता चलता है कि वो खुद ही वो मर्डर है। तो इसका सेंट्रल क्वेश्चन क्या है कि इंसान की रज़ा क्या उसकी तकदीर बदल सकती है, या तकदीर जो है वो इंसान के जो एक्शंस हैं उन पर भारी पड़ती है। आप जो भी कर लें तकदीर से नहीं बच सकते। सोफोक्लियन ड्रामा की थीम में सबसे अहम थीम भी यही है, फेट वर्सेस फ्री विल। इडिपस एक बहुत बहादुर, एक बहुत समझदार और एक जिसे कहते हैं ना कि लॉजिकल शख्स है, लेकिन आप देखेंगे कि फेट ने उसे ओवर पावर कर लिया है। उसके बाद ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक आयरनी क्या होती है? आयरनी होती है सिचुएशन का दो रुखा होना, यानी एक रुख आपकी तरफ है जो आप जानते हैं और दूसरा रुख जिस शख्स की तरफ है वो बात नहीं जानता, तो यहाँ से आयरनी क्रिएट होती है। तो ड्रामेटिक आयरनी की पीक है, उसमें ट्रेजिक आयरनी की पीक है कि सबको पता है कि ये ट्रेजिक एंड की तरफ जा रहा है सवाए इडिपस के। ह्यूमन इग्नोरेंस के सोफोक्लिस का मेन आइडिया ये है कि इंसान जो है वो लाइल्म है और वो सच दरियाफ्त करने, जो मुकम्मल सच है वो अपनी तरफ से सच की दरियाफ्त में निकलता है, लेकिन मुकम्मल सच जो है वो उसको कभी मिलता नहीं। सोफोक्लियन हीरो जो है वो हमेशा एक आइसोलेटेड स्टबन फिगर है, हमेशा तन्हा होता है, हमेशा ज़िद्दी होता है, जो कि अपनी नेचर, तबाही भी आ जाती है तो वो अपनी नेचर नहीं छोड़ता। जैसे एंटिगनी जो है वो अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ती, इडिपस जो है वो जो कर्स करता है वो पूरी करता है। इसके बाद आता है ह्यूमन लॉ और डिवाइन लॉ। ह्यूमन लॉ वो होता है जो कि कानून कहता है, और डिवाइन लॉ वो है जो कि नेचर की तरफ से एक है, एक रूल है। जैसे कि ह्यूमन लॉ ये कहता है कि क्रियॉन का हुक्म मानना चाहिए था, और जो एंटिगनी को अपने भाई को दफन कर देना, नहीं दफन करना चाहिए था, जबकि डिवाइन लॉ क्या कहता है कि किसी भी लाश को बगैर दफनाए, आखिरी रसूमात के बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये एक क्लैश नज़र आता है। गॉड जो हैं वो सोफोक्लिस की ट्रेजेडीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं, वो डिस्टेंट रहते हैं और उनका जस्टिस जो है वो हार्श है और ऐसा है जो इनकम्प्रिहेंसिबल है, आप समझ नहीं सकते कि इस बेचारे के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो ये साबित करना चाहता है कि जो आलमगीर जो एक तरतीब है, यूनिवर्सल ऑर्डर है, उसमें सफरिंग जो है, जो तकलीफ़ है, वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सोफोक्लिस का गॉड्स का विजन क्या है?
स्काइलिस जो है वो एक सिंपल कंफर्टिंग थियोलॉजी, मजहबी बातें जो हैं स्काइलिस लिखते हैं, लेकिन सोफोक्लिस ऐसा नहीं करता। गॉड जो है वो डिस्टेंस है, उनका जस्टिस हार्श है, आपको फेथ पे गुस्सा आता है, क्यों इडिपस के साथ ऐसे हो रहा है, क्यों एंटिगनी के साथ ऐसे हो रहा है। और सफरिंग जो है वो पनिशमेंट नहीं है, बल्कि वो एक पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन है कि आपने सफ़र करना ही करना है। जो स्काइलेस के ट्रेजेडीज थी, इसमें यह होता था कि सफरिंग तब आती है जब आप गलत काम करते हैं, गुड और ईवल है, और अगर आप ईवल की साइड लेते हैं तो आपको सफ़र करना पड़ता है। लेकिन सोफोक्लिस की ट्रेजेडीज़ में ऐसा नहीं है। उसमें सफरिंग जो है वो पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन है। कोई आप अच्छा करें बुरा करें, आप अपनी फ्री विल से जो भी करें, सफरिंग जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। और थ्रू पेन एंड सफरिंग जो है वो ही इंसान डीपर रियलिटी तक जाता है, और ये सोफोक्लिस का विजन है। सोफोक्लिस की इम्पोर्टेंस क्या है? पिनाकल है ग्रीक ट्रेजेडी का, क्लासिकल ग्रीक थिएट्रिकल कंडीशन जो है उसकी हाईएस्ट अचीवमेंट है। प्लॉट और आयरनी आप देखेंगे इडिपस रेक्स में, यूनिवर्सल थीम्स हैं फेथ की, जस्टिस की, सफरिंग की। और लेटर थिंकर्स जो हैं, इवन एरिस्टोटल ने बोरो किया इडिपस रेक्स। इसी तरह फ्राइड ने इडिपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स बोरो किए इडिपस के राइटिंग से। और वेस्टर्न कैनन की फाउंडेशन जो है, वो जो वेस्टर्न रूल है ड्रामा लिखने का, जो वेस्टर्न ट्रेजेडी है, वो सोफोक्लीज ने सेट किए थे। की पॉइंट्स क्या है? 497 में बर्थ है, 4065 में डेथ है। ये बीसी में चल रहा है ना, बिफोर क्राइस्ट में, कबल मसीह में उल्टा चलता था। यानी हम देखते हैं कि हज़रत ईसा के पैदा होने से 497 साल पहले पैदा हुए और 406 साल पहले फौत हो गए। एस्काइलस से यंगर हैं, एस्काइलस और यूरिपिडीज से जो हैं वो थोड़े ओल्डर हैं, यानी उनके दरमियान में आते हैं। इन्होंने थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, डिस्कनेक्टेड ट्रियोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, कम्प्लेक्स करेक्टर्स डेवलप किए। 120 से ज़्यादा ड्रामे लिखते हैं, सिर्फ 7 बचे हैं। मास्टरपीस इडिपस रेक्स है, कोर थीम वही है, फेट वर्सेस फ्री विल, ह्यूमन इग्नोरेंस, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉ, ट्रेजिक आयरनी। और इनका अपना ही एक सोफोक्लियन हीरो है जो कि अपनी बात पर कायम रहता है। और जो थीबन प्लेज हैं वो इडिपस रेक्स हैं, इडिपस एट कॉलोनस हैं और एंटिगनी भी है। अच्छा, ये बार बार बता रही हूँ आपको कि ट्रायोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी ट्रायोलॉजी के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं, क्योंकि बहरहाल स्टोरीज कनेक्टेड हैं आपस में। तो ये आपने असाइनमेंट आज जमा करवानी है। जो कुछ नहीं समझ आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो इनके 7 सर्वाइविंग प्लेज हैं उसकी शॉर्ट जो है वो मैंने आपको नहीं दी है। शॉर्ट स्टोरी आपको आइडिया से, एक ब्रीफ सा आइडिया होना चाहिए कि स्टोरी में क्या हुआ था, तो वो आपने याद करनी है। वो भी तो वो इस लेक्चर में नहीं है, लेकिन वो आपने अलग से याद करनी है। वो फिर हम किसी और लेक्चर में, या जब हम रिवीजन नोट्स बनाएंगे तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, शुक्रिया।